अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए एक खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये जो मशहूर कथन है, मुझे लगता है हमारी आज की बातचीत के लिए एक बहुत बहुत सटीक माहौल तैयार करता है, खासकर जब हम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी उलझी हुई सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत गंभीर है और जिसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो तुरंत इंटेलिजेंस फेलियर का जो शोर मचता है, उसकी असलियत क्या है। ये चर्चा यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे विषयों से जुड़ती है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। जब भी कोई धमाका होता है तो पहली हेडलाइन यही बनती है, खुफिया एजेंसियां नाकाम। ये कहना सबसे आसान भी है, पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? नहीं, ये तो मतलब बात को बहुत ज्यादा सिंपल कर देना हुआ। हाँ। असलियत तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, कोई भी खुफिया एजेंसी हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। हाँ। ना ही वो सब कुछ जान सकती है। अच्छा। अगर ऐसा मुमकिन होता तो दुनिया में कहीं कोई आतंकी हमला होता ही नहीं है ना, क्योंकि हर साजिश को बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाता। तो क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है? मतलब क्या उनकी एजेंसियां भी इसी तरह की आलोचना का सामना करती हैं? बिल्कुल। और कुछ उदाहरण तो बहुत चौंकाने वाले हैं। जैसे आप ब्रिटेन को ही ले लीजिए। 1970 और 80 के दशक में ब्रिटिश सुरक्षा सेवाएं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA से जूझ रही थीं। हाँ, IRA वो एक अलगाववादी संगठन था। जी, और वो दशकों तक ब्रिटेन के लिए एक बड़ा सरदर्द बना रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद IRA बम धमाके करने में कामयाब होता रहा। मैंने सुना है इन्होंने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया था। हाँ, उन्होंने उस होटल पे बमबारी कर दी थी जहां प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ठहरी हुई थी। वो उस हमले में बाल बाल बची थी। अब सोचिए, देश की प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो गई थी। बाप रे। इसी तरह अमेरिका, जिसे हम इंटेलिजेंस का सुपर पावर मानते हैं, वो भी कई राजनीतिक हत्याओं और 9/11 जैसे विशाल हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। 9/11 ट्रिक ऐसा उदाहरण है जो ये दिखाता है कि कितनी भी शक्तिशाली एजेंसी हो, चूक हो सकती है ना? और सिर्फ वही नहीं, हाल का उदाहरण देखिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और कुशल एजेंसियों में गिना जाता है। भारत में भी कई लोग उनकी मिसाल देते हैं। हाँ, मोसाद का तो बहुत नाम है। पर वही मोसाद हमास के इतने बड़े हमले का अंदाजा लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही। तो ये साफ है कि ऐसी चूक होती हैं, और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक सच्चाई है। तो ये साफ है कि ऐसी चूक दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसियां भी करती हैं। इसी नजरिए से जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो 2008 के मुंबई हमलों का मामला वो सबसे पहले दिमाग में आता है। उसे हमेशा एक क्लासिक इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ऊपरी तौर पर ये एक खुफिया विफलता लगती है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मामला कुछ और था। कुछ और था मतलब? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNA ने बाद में ये स्पष्ट किया था कि उन्होंने उस नाव से हो रही बातचीत को इंटरसेप्ट कर लिया था, जिससे आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई आ रहे थे। एक मिनट, मतलब उनके पास जानकारी थी? उन्हें पता था कि समुद्र के रास्ते आतंकवादी आ रहे हैं? हाँ, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी थी। उन्होंने ये जानकारी आगे संबंधित एजेंसियों और सुरक्षा तंत्र में बैठे शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा भी दी थी। फिर चूक कहाँ हुई? चूक हुई उस जानकारी पर एक्शन लेने में। वो जानकारी सिस्टम में कहीं या तो खो गई या उसकी गंभीरता को सही समय पर नहीं समझा गया। तो इसे खुफिया जानकारी जुटाने की विफलता नहीं बल्कि उस जानकारी पर अमल करने की विफलता कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बड़ी दरार थी। ये हमें हाल के दिल्ली धमाके पर लाता है, जिसके बारे में लेख में जो बताया गया है वो तो इस पूरी बहस को ही पलट देता है। बिल्कुल। दिल्ली धमाके का मामला तो 26/11 से बिल्कुल उल्टा है। लेख के अनुसार ये एक खुफिया जीत का दुखद नतीजा था। जीत का दुखद नतीजा, इस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो धमाका इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एक एजेंसी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी थी। हुआ ये था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। अच्छा। ये नेटवर्क इतना बड़ा और खतरनाक था कि अगर ये कामयाब हो जाता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे। इस नेटवर्क के लोग मतलब समाज में आम नागरिक बनकर रह रहे थे। कोई दुकानदार, कोई छात्र,
जिन पर शक करना भी मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल। तो अगर नेटवर्क पकड़ा गया था तो फिर दिल्ली का ये हमलावर कैसे बच गया और धमाका कैसे हुआ? यही तो इस मामले की सबसे त्रासद बात है। ऐसा लगता है कि दिल्ली का हमलावर उसी नेटवर्क का हिस्सा था जो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके सभी साथी पकड़े जा चुके हैं और पूछताछ में कुछ ही घंटों या दिनों में उसका नाम भी सामने आ ही जाएगा, मतलब एक तरह से वो जाल में फंस चुका था। बिल्कुल, वो चारों तरफ से घिर चुका था और पकड़े जाने के डर से दो संभावनाएं हैं। या तो ये एक आखिरी हताश आत्मघाती हमला था कि मरने से पहले जितना नुकसान कर सकूं कर दूं, या फिर दूसरी संभावना ये है कि वो अपने पास रखे विस्फोटकों को कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था और इसी जल्दबाजी में वे गलती से फट गए। लेकिन दोनों ही सूरतों में ये उस बड़ी कामयाबी का एक दुखद साइड इफेक्ट था। इसे आप सिर्फ एक फेलियर कहकर खारिज नहीं कर सकते। लेकिन एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो क्या ये मायने रखता है? उनके लिए तो धमाका हुआ, जान गई। क्या ये तर्क देना एजेंसियों को जवाबदेही से बचाने का एक तरीका नहीं है? यस, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। आम नागरिक के लिए किसी भी जान का जाना एक नाकामी ही है और उनकी पीड़ा को किसी भी तर्क से कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति बना रहे होते हैं तो हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है। सही बात है। अगर हम इस एक धमाके को फेलियर मानकर उस पूरी टीम को कटघरे में खड़ा कर दें जिसने हजारों जानें बचाईं, तो ये भी तो अन्याय होगा। ये उस बड़ी सफलता को नजरअंदाज करना होगा। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अगर हम दिल्ली की घटना को एक अलग थलग विफलता के रूप में ना देखें बल्कि एक बड़े भंडाफोड़ हुए प्लॉट के लक्षण के रूप में देखें, तो ये मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में क्या बताता है? क्या हम एक नए आतंकी अभियान के मुहाने पर खड़े हैं? लेख इसी गंभीर संभावना की ओर इशारा करता है। देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान का मौजूदा सैन्य नेतृत्व भारत के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है। हाँ, ये तो है। लेकिन वे भारत के साथ सीधे युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो स्थिति बनी थी, उसमें वे भाग्यशाली थे कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीच बचाव कर दिया, जिससे उन्हें अपनी लाज बचाने का मौका मिल गया। वे जानते हैं कि अगली बार वे इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। तो अगर सीधा युद्ध नहीं तो फिर क्या? उनकी रणनीति क्या हो सकती है? ऐसी स्थिति में उनकी पुरानी और जांची परखी रणनीति काम आती है। आतंकवाद का इस्तेमाल। पिछले 2 दशकों में उन्होंने जो आतंकवादी संगठन पाले पोसे हैं, उन्हें फिर से जिंदा करना उनके उद्देश्यों के लिए सबसे अनुकूल है। और इसमें एक और खतरनाक पहलू है। जब तक आतंकवादी भारतीय नागरिक होते हैं, जैसा कि हाल के मामलों में लग रहा है, पाकिस्तान बड़ी आसानी से दुनिया के सामने ये दावा कर सकता है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। वो नॉन स्टेट एक्टर वाली रणनीति। अच्छा, तो अगर ये स्थिति है तो भारत के पास क्या विकल्प है? हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सच कहूं तो हमारे पास बहुत सीमित और कठिन विकल्प हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों के बाद एक पूर्ण सैन्य प्रतिक्रिया अब केवल आखिरी उपाय हो सकती है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी एक बड़ा कारक है। पाकिस्तान के मित्र देश जैसे चीन और तुर्की हमें रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर आतंकवादी भारतीय नागरिक निकले तो दुनिया को यकीन दिलाना भी मुश्किल होगा कि इन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला है। तो फिर हमारी उम्मीद किस पर टिकी है? रास्ता क्या है? हमारी सबसे अच्छी और शायद एकमात्र उम्मीद हमारी वही खुफिया एजेंसियां हैं जिन्हें हम अक्सर आलोचना का निशाना बनाते हैं। जैसा कि RAW के एक पूर्व प्रमुख ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमारी विफलताएं अखबारों के पहले पन्ने पर होती हैं, जबकि हमारी सफलताएं हमेशा के लिए गुप्त रखी जाती हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। हमें ये समझना होगा कि वे पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे अनगिनत हमलों को नाकाम करते हैं जिनके बारे में हमें और आपको कभी पता भी नहीं चलता। वो एक अदृश्य ढाल की तरह हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि एजेंसियों से भी गंभीर गलतियां हुई हैं। क्या हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए? लेख में खालिस्तानियों को मारने के लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल करने के प्रयास का जिक्र है। बिल्कुल, और उन गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। लेख में उस घटना को एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक कदम बताया गया है।
न केवल ये विचार ही गलत था, बल्कि उसे अंजाम देने का तरीका भी इतना बेकार था कि दुनिया भर में देश की छवि को नुकसान पहुंचा। ऐसी गलतियों से ये सबक मिलता है कि जोश में होश खो देना या शॉर्टकट अपनाना कितना महंगा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सीमा पार से एक नए आतंकी अभियान की योजना बन रही है, तो उसे विफल करने का असली तरीका बेहतर, स्मार्ट और पैनी इंटेलिजेंस है, ना कि ऐसे जल्दबाजी में किए गए ऑपरेशन। हमें अपनी रणनीतिक सोच को और गहरा करना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं, पहली तो ये कि हर आतंकी हमले को सीधे सीधे इंटेलिजेंस फेलियर का ठप्पा लगा देना एक बहुत ही सतही विश्लेषण है। दूसरी, खुफिया एजेंसियों की सफलताएं अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती हैं और कभी-कभी एक दुखद घटना भी एक बहुत बड़ी सफलता का नतीजा हो सकती है। और तीसरी, भविष्य की लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर और रणनीतिक खुफिया क्षमताओं से लड़ी जाएगी। और इस चर्चा के अंत में मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, खासकर उन लोगों के लिए जो गवर्नेंस और सुरक्षा के मुद्दों पर सोचते हैं। जी जरूर। ये देखते हुए कि खुफिया सफलताएं स्वभाव से ही गुप्त होती हैं, एक लोकतांत्रिक समाज अपनी एजेंसियों की प्रभावशालिता को कैसे मापे और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना उन्हें जवाबदेह कैसे बनाए, ये एक बहुत बहुत बड़ा संतुलन साधने वाला काम है। इस महत्वपूर्ण सवाल पर जरूर सोचिएगा, खासकर अगर आप मेंस परीक्षा के लिए उत्तर लिख रहे हो। अगर इस विषय पर आपके कोई और प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।